नमस्कार। पंचायती राज ये सिर्फ एक सरकारी सिस्टम का नाम नहीं है। ये दरअसल डेमोक्रेसी को, यानी लोकतंत्र को भारत की बिल्कुल जड़ों तक, गांव की चौपाल तक ले जाने का एक बहुत बड़ा आइडिया है। ये पावर को एक जगह से हटाकर उसे बांटने का, मतलब डिसेंट्रलाइज करने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए आज इसी कमाल की व्यवस्था को जरा डिकोड करते हैं। अच्छा, इसकी थ्योरी में घुसें उससे पहले एक बहुत ही मजेदार ट्रिक से शुरू करते हैं। एक ऐसी ट्रिक जो पंचायती राज के जो मुश्किल से लगने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं ना, उन्हें चुटकियों में याद करवा देगी। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 243A। ए से बस याद रखिए असेंबली यानी सभा। यह है ग्राम सभा, जो कि असल में गांव की अपनी पार्लियामेंट होती है। अगला है 243B। बी से याद रखना है बिल्ड यानी बनाना। ये आर्टिकल पंचायतों के गठन, उन्हें बनाने की बात करता है। इसके बाद आता है 243C। सी से कंस्ट्रक्शन, मतलब संरचना। ये आर्टिकल पंचायतों का पूरा ढांचा, उसकी बनावट कैसी होगी, ये बताता है। अब है 243D। डी से याद रखिए डिप्राइव्ड यानी वंचित। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जिन्हें मौके नहीं मिले, मतलब SC, ST और महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था। और ये वाला बहुत जरूरी है 243G। जी से ग्रेट पावर्स। यही वो आर्टिकल है जो पंचायतों को वो 29 सब्जेक्ट्स पर काम करने की जबरदस्त पावर देता है, जो सीधे सीधे गांव की जिंदगी से जुड़े हैं। फिर आता है 243I। आय से सीधा साधा इनकम यानी आमदनी। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में है, जो पंचायतों तक पैसा पहुंचाने का काम करती है। और अब एक मजेदार वाला 24343 के से याद रखिए किंग्स इलेक्शन। यहां पर जो इलेक्शन शब्द है ना, वो काम का है। ये पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात करता है। हाँ, तो ये स्लाइड एक तरह से आपकी चीट शीट है। इसमें ए फॉर असेंबली से लेकर ओ फॉर ऑब्जेक्शन यानी अदालतों के दखल पर रोक तक सारे जरूरी आर्टिकल्स का निचोड़ है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी बातचीत में ये बहुत काम आने वाली है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कानून क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है। मतलब जब केंद्र और राज्य सरकारें हैं ही, तो फिर ये तीसरे लेवल की सरकार क्यों? इस सवाल का जवाब ना इस एक छोटी सी सिचुएशन में छिपा है। जरा सोचिए, किसी गांव में एक नाली टूट गई है। अब क्या उसे ठीक करवाने के लिए कोई राज्य की राजधानी, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाएगा? नहीं ना, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। सीधी सी बात है, लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोकल लेवल पर ही होना चाहिए। और बस इसी सिंपल से आइडिया को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। मतलब पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने के बजाय उसे अलग अलग लेवल पर बांट देना। भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में सारी पावर एक जगह रखना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये आइडिया हमेशा से इतना सीधा साधा नहीं था। जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो इस पर हमारे दो सबसे बड़े नेताओं के बीच जबरदस्त बहस हुई थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी। उनका सपना था ग्राम स्वराज का। वो मानते थे कि हर गांव अपने आप में एक छोटा मोटा रिपब्लिक हो, आत्मनिर्भर हो। असली लोकतंत्र की शुरुआत वहीं से होती है, नीचे से ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उनकी चिंताएं बिल्कुल अलग थीं और बहुत असल थीं। उन्हें डर था कि हमारे गांव जातिवाद और भेदभाव के गढ़ हैं। अम्बेडकर को लगता था कि अगर गांव को बिना सोचे समझे ज्यादा पावर दे दी गई, तो वहां की जो डोमिनेंट जातियां हैं, वो दलितों और पिछड़ों का शोषण और भी ज्यादा करेंगी। तो एक तरफ गांधी का सपना था और दूसरी तरफ अम्बेडकर की चेतावनी। इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाला गया, पर उसे कंपल्सरी नहीं बनाया गया, बल्कि राज्यों के लिए एक सुझाव, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर रखा गया। लेकिन इस समझौते का नतीजा ये हुआ कि कई दशकों तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसे एक संवैधानिक हकीकत बनाने के लिए एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय करना पड़ा। इस पूरे सफर में कई अहम मोड़ आए। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने आज के 3 टियर सिस्टम की नींव रखी। फिर सालों बाद 1986 में LM सिंघवी कमेटी ने पहली बार ये जोर देकर कहा कि इससे संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। और आखिर में दशकों के इंतजार के बाद 24 अप्रैल 1993 को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू हुआ, जिसने गांधी के सपने को कानूनी जामा पहनाया। ठीक है, तो कानून बन गया, पर यह जमीन पर असल में काम कैसे करता है? चलिए आज जो सिस्टम मौजूद है उसके प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, ये एक 3 टियर सिस्टम है। सबसे नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है।
फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनता है ब्लॉक लेवल, जहां होती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आखिर फर्क क्या है? इसको ना ऐसे समझिए, ग्राम सभा गांव की पार्लियामेंट है जिसमें गांव का हर वोटर सदस्य होता है, और ग्राम पंचायत उसी पार्लियामेंट के द्वारा चुनी हुई सरकार है जो रोजमर्रा के काम देखती है और ग्राम सभा को जवाब देती है। तो अब करीब 30 साल हो गए इस कानून को, तो इसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? इसमें कुछ जबरदस्त सफलताएं हैं तो कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं जो आज भी बनी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी वो तो इसके स्केल में है। सोचिए जरा, 30 लाख से ज्यादा चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि, और उससे भी बड़ी बात, इनमें से 14 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षण का एक क्रांतिकारी नतीजा है। पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे पैसों की कमी, ब्यूरोक्रेसी की दखलंदाजी और कई जगहों पर सरपंच पति कल्चर, जहां महिलाएं सिर्फ नाम की प्रधान होती हैं और काम उनके पति करते हैं। तो आखिर में पंचायती राज की कहानी एक उम्मीद की कहानी है, एक ऐसा सिस्टम जो आज भी गांधी के सपने और अंबेडकर की चेतावनियों के बीच एक संतुलन, एक सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी भी चल रहा है, और ये सवाल छोड़ जाता है कि भारत का लोकतंत्र भविष्य में कितना गहरा और कितना असल होगा।